नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पहले विजमवॉल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की और सबसे पहले रुख करेंगे कश्मीर की तरफ। अगर कश्मीर की बात करते हैं तो टेरर फंडिंग मामले को लेकर एक्शन में एनआईए नजर आ रही है। उसी के साथ जम्मू कश्मीर सूबे की बात करें तो जम्मू कश्मीर सूबे में 14 जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है और इसी के साथ 7 किलो आईडी बरामदी की गई और हिदायतुल्लाह मलिक को गिरफ्तारी भी यहां पर जुड़ी हुई है छापेमारी के तहत। तो अगर हम बात करते हैं एनआईए की तो टेरर फंडिंग मामले को लेकर एनआईए काफी ज्यादा यहां पर हमें सतर्क नजर आ रही है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो हाल फिलहाल हमें देखने को मिला था कि कुछ अधिकारियों को बर्खास्त भी कर दिया गया था टेरर फंडिंग मामले को लेकर और आज भी यही देखने को मिला कि 7 किलो आईडी की बरामदी की गई है और हिदायतुल्लाह मलिक की गिरफ्तारी भी इस छापेमारी से जुड़ी हुई है। और ज्यादा जानकारी क्या है कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सूबे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि एनआईए काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर टेरर फंडिंग मामले को लेकर सतर्कता बरतती हुई नजर आ रही है। और उसी के साथ काफी देर पहले हमें ये भी देखने को मिला था कि बहुत से ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे यानी कि सरकारी कर्मचारी थे जिनको बर्खास्त कर दिया गया था और उसको लेकर उसके बाद भी यहाँ पर छापेमारी का सिलसिला जारी है। और आज भी हमें देखने को मिला है कि 7 किलो आईडी बरामद की गई है और उसी के साथ हिदायतुल्लाह मलिक की गिरफ्तारी भी की गई है। और उसी के साथ और क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, क्योंकि अगर हम एनआईए की बात करते तो जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ बहुत से ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं जहां पर जिनको इस टेरर फंडिंग मामले के तहत वहां पर उन पर कार्यवाही की जा रही है, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। और आगे की जानकारी क्या कुछ रहेगी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रूफ यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो रूफ से जानते हैं। रूफ, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम एनआईए की बात करते हैं तो एनआईए जो है वो पूरे तरीके से सतर्क नजर आ रही है और उस बीच अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। और साथ ही साथ जो हमें टेरर फंडिंग मामले को देखने को मिल रहा है कि बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो इस एनआईए के अंडर जो सतर्कता हो रही है या जो छापेमारी की जा रही है उसके अंडर आ रहे हैं। बिल्कुल पल्लवी, देखिए एनआईए ने पिछले 2-3 महीनों की हम बात करें तो जो उनकी कार्रवाई है उसमें काफी तेजी लाई है। अगर हम टेरर फंडिंग की बात करें, इसके साथ साथ मुलाजमों के मामला है जहां पे भी करप्शन से जुड़े मामला है या कोई कंस्ट्रक्शन का मामला हो जहां पे कंस्ट्रक्शन में खुर्द बरुद हो या कहीं पे जमीन का मामला हो, तो एनआईए ने पूरी तरह जो है अपना जो काम है, अपना जो रोल है उसको बढ़ाया है और जाल बिछाया यहाँ पे। और मुख्तलिफ अवकात में हम देख रहे हैं कि अब एनआईए जो है वो रेड करती नजर आ रही है। और पहले की बात करें तो एनआईए का जो खौफ था लोगों को पहले 2-3 महीने या 1 साल पहले की बात करें, अब वो खौफ जो है आहिस्ता आहिस्ता से अब लोगों में भी कम होने लगा है, क्योंकि जितनी कार्रवाई एनआईए कर रहा है अब लोगों को भी पता है कि एनआईए कार्रवाई कर रहा है और किस हवाले से कार्रवाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आज के हवाले से अगर हम बात करें, सोप कुकरना का इलाका है जहां पे एनआईए ने आज सुबह ही अब्दुल रशीद तेली नामी एक जो बताया जा रहा है कि सरकारी मुलाजिम है, महकमे जल शक्ति में मुलाजिम है, उनके घर पे कार्रवाई की है, वहां पे छापा मारा है। और जो जराये से खबर मिली है कि कोई दस्तावेज से अगर उनके हाथ नहीं लगा है, ना कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, मगर काफी देर तक वहां उनके घर में तलाशी कार्रवाई की गई है, पूरी छानबीन की गई है। और यह भी बताया जा रहा है कि जो अब्दुल रशीद तेली है उसका बेटा भी बंद है, जेल में बंद है, मुकीद है किसी केस के सिलसिले में। अब क्या करप्शन के हवाले से यह कार्रवाई की गई थी क्योंकि पीएचई में मुलाजिम है, या कोई और मामला हो सकता है, क्योंकि जहां पे उसके बेटे को लेकर बात करें क्या उस रिलेट कोई मामला था, तो इस पे अभी बात जो है वो सामने नहीं आ रही है। कार्रवाई जरूर हुई है अब्दुल रशीद तेली के घर में। वहीं पर रूफ, अगर हम बात करते हैं हिदायतुल्लाह मलिक की भी छापेमारी, उनके घर पर भी छापेमारी हुई और गिरफ्तारी का जो मामला है वो सामने आ रहा है, तो उनके घर से जो दस्तावेज मिले हैं उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए डिटेलन तो कोई बात अभी सामने नहीं रखी गई है, क्योंकि जो हमने भी बात करने की कोशिश की या जो वहां पे जो पुलिस का अमला भी साथ था उनके, तो कोई डिटेल जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं रखी गई है। दस्तावेज वहां से दस्तावेज देने की बात कही गई है। और गिरफ्तारी के हवाले से मैंने पहले ही कहा कि अभी कोई तस्दीक नहीं हो पा रही है क्या वाकई में कोई गिरफ्तारी हुई है। और कई इलाकों में ये जो कार्रवाई ये चल रही है अभी एनआईए की तरफ से, और इसमें कुछ लोग तो इसको लैंड के हवाले से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इसको जो मुलाजमत में
मामला है उस हवाले से जोड़ रहे हैं। अभी तस्दीक होना बाकी है, जब तक ने खुद एनआईए की जो टीम है वो तस्दीक करेगी मामले की, तब तक तो कुछ कहना मुश्किल ही होगा। तो वहीं पर रूफ, अगर हम बात करें, इससे पहले भी बहुत से सरकारी कर्मचारी थे जिनको उनकी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि वो टेरर फंडिंग मामले में उनके घर पर जब छापेमारी की गई या फिर कुछ भी दस्तावेज मिले तो उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे हम बात करें तो सरकारी मुलाजिम और भी हो सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि अगर हम सरकारी मुलाजिमों की बात करते हैं तो वो लगातार टेरर फंडिंग मामले में उनके घरों पर छापेमारी भी की जा रही है और ये पूरे का पूरा जो दस्ता है एनआईए का वो कोशिश कर रहा है कि इस टेरर फंडिंग मामले को कहीं ना कहीं रोका जाए ताकि कश्मीर जो है वो वापस से अपनी जगह पर आ जाए, जो जनजीवन है वो वापस से वैसा ही हो जाए जिस तरीके से अभी अस्त व्यस्त चल रहा है। देखिए पल्लवी, टेरर फंडिंग मामले में तो हर एक मुलाजिम को छापा नहीं पड़ा है या जिनको भी अब नौकरी से मुअत्तल कर दिया है उनको उस सारे मामले को जो रिलेट नहीं कर सकते टेरर फंडिंग के हवाले से। कुछ लोग जो थे जिसमें अगर हम वो डीएसपी के अलावा बाकी कुछ लोग थे जिनको इसके साथ जोड़ा गया था। अगर हम मुलाजमों की बात करें, कहीं ना कहीं उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उनको लेकर उनको जो टर्मिनेट किया गया, जैसे सईद सलाउद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ है उनके 2 बेटों को नौकरी से निकाला गया क्योंकि उनका बाप जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ वापस आया और यहाँ पे जो उनके बेटे मुलाजिम है उनको नौकरी से निकाला गया। इसी तरह जो एक जो लेडी है पुलवामा की जो टीचर है उनके जो फादर है वो जो उस दुनिया में नहीं रहे हैं वो भी हिजबुल मुजाहिदीन जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता रहे हैं और फिर उनको नौकरी दी गई थी, उनको निकाला गया था। मुख्तलिफ मामलों को देखकर ही अब मुलाजमों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। कहीं कोई जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता नहीं है, कोई किसी मिलिटेंट तंजीम के साथ कोई वाबस्ता नहीं, तो इन हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है सरकार। और अगर हम एनआईए की बात करें, मगर टेरर फंडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं ना, जहां पे तो सारे जो मुलाजिम हैं उनको इस मामले के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है कि सारे जो लोग हैं वो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हुए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता रूफ जो कि कश्मीर से जुड़े थे और जिस तरीके से रूफ ने बताया कि अगर हम बात कर रहे हैं एनआईए की तो एनआईए कोशिश कर रहा है कि टेरर फंडिंग को पूरे तरीके से रोका जाए और उस बीच जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिन पर छापेमारी भी की जा रही है। और अगर हम सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो हाल फिलहाल बहुत से सरकारी कर्मचारी थे जिनको उनकी नौकरियों से बर्खास्त भी कर दिया गया था। तो चलिए अब रुक करते हैं साउथ कश्मीर की तरफ, क्योंकि साउथ कश्मीर से भी हमें एक बहुत बड़ी खबर सामने देखने को मिल रही है। क्योंकि एनकाउंटर के हवाले से अगर बात करते हैं तो साउथ कश्मीर में हमें आतंकियों का वहां पर सफाया करते हुए हमें जो है सेना नजर आ रही है। वहीं पर पुलवामा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जैश ए मोहम्मद का आतंकी लंबू सुरक्षा बलों का निशाना बना और उसी के साथ मुठभेड़ में मारे गए दूसरे आतंकी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और पहचान की भी जा रही है। साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग, ये पूरा का पूरा जो मामला है ये साउथ कश्मीर से सामने आ रहा है। हाल फिलहाल बहुत ऐसे एनकाउंटर्स हैं जो हो रहे हैं और पुलवामा मुठभेड़ की अगर बात करते हैं तो पुलवामा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। दोनों आतंकी जो है वो जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं और उसमें से एक आतंकी की जो शिनाख्त है वो हो चुकी है। हाल फिलहाल अगर दूसरे आतंकी की बात करते हैं तो जो दूसरा आतंकी मारा गया है उसकी अभी तक पहचान नहीं हुई है। तो ये जो पूरा मामला है हम आपको साउथ कश्मीर का बता रहे हैं। एनकाउंटर वहां पर शुरू हुआ था और 2 आतंकियों के मरने की जो यहाँ पर खबर है वो सामने आ रही है। तो जिस तरीके से 15 अगस्त की तारीख नजदीक आती जा रही है, हमें देखने को ये मिल रहा है कि जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे। चाहे हम घुसपैठ की बात करें, ड्रोन से कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की, और उसके बाद अगर हम टेररिज्म की बात करते हैं तो आतंकी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और कुछ ही ना किसी तरीके से घाटी में खलल डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। चाहे हम 5 अगस्त की बात करें या फिर 15 अगस्त की बात करते हैं तो दोनों ऐसी एक तारीखें हैं जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। और उस बीच अगर इस तरीके के एनकाउंटर्स हो रहे हैं, इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर हमें यह देखने को मिल रहा है कि अगर हम बात करते हैं ड्रोन एक्टिविटीज की तो ड्रोन एक्टिविटीज भी बहुत ही ज्यादा तेज होती जा रही है। जम्मू में हमें ड्रोन एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं आए दिन। और उस बीच कश्मीर की अगर बात करते हैं तो कश्मीर में हमें एनकाउंटर्स की खबर सुनने को मिल रही है और आज भी इसी तरीके का एक एनकाउंटर हमें साउथ कश्मीर में देखने को मिला। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेना की तो सेना पूरे तरीके से तैयार रहती है, मुस्तैद रहती है कि किस तरीके से वो आतंकियों का सफाया कर सके। और आज भी पुलवामा में हमें मुठभेड़ के दौरान यही देखने को मिला कि 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। एक आतंकी की जो पहचान है वो जैश ए मोहम्मद के वो उनसे की जा रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरे आतंकी की बात करते हैं तो दूसरे आतंकी की जो पहचान है वो भी हाल फिलहाल नहीं हो पाई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो फिदा से जानते हैं।
फिलहाल मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो एनकाउंटर है ये कितनी देर तक चला, और उसके बाद जब दोनों आतंकियों को मारा गया तो उसके बाद आगे का किस तरीके की सिक्योरिटी में तब्दीली की गई, सिक्योरिटी में क्या कुछ और जो है वो चेंजेस लाए गए? मैं आपको बता दूं कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का अभी एक ट्वीट जारी हुआ है और उनका एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने अवंतीपुरा पुलिस को जो है मुबारकबादी दी है। उसमें उन्होंने उनको बधाई दी है और कहा कि इसमें जो जैश मोहम्मद के एक पाकिस्तानी टॉप कमांडर लंबू के नाम से वो जाने जाते थे, वो इस एनकाउंटर में जो है हलाक हुए हैं। और जो है इस एनकाउंटर में जो 2 मिलिटेंट जो है, कुल मिलाकर 2 मिलिटेंट जिसमें एक टॉप कमांडर लंबू के नाम से वो जाने जाते थे, वो इसमें हलाक हुए हैं। अवंतीपुरा पुलिस को एक खबर मिलती है कि जो मारसर जंगल है वहां पर कुछ गतिविधि जो है वो देखने को मिली। उसके अनुसार जब सुरक्षा कर्मी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पूरे जंगल को छान मारा और वहां पर जब उन्होंने हरकत देखी तो उसके बाद चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस जंगल की नाकाबंदी की है ताकि वहां पर जो मिलिटेंट है वो भागने में सफल ना हो जाए। उसके लिए पहले ही इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको जंगल की ओर रवाना किया गया था। उसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जो है वो शुरू हुआ है और इस एनकाउंटर में, इस मुठभेड़ में मैं आपको बता दूं कि जैश मोहम्मद के 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। और अगर दक्षिण कश्मीर पे नजर डाली जाए तो दक्षिण कश्मीर में देखा जाए इस महीने में सबसे, अगर हम ये भी कहेंगे कि इस वर्ष के सबसे ज्यादा जो मुठभेड़ है वो दक्षिण कश्मीर में हुआ है। चाहे वो पुलवामा की बात हो, चाहे वो शोपियान की बात हो, कुलगाम की बात हो या अनंतनाग की बात हो, जहां पर जैश मोहम्मद से लेकर लश्कर तैयबा से लेकर हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर जो है वो इन मुठभेड़ में हलाक हुए हैं। और कहीं ना कहीं पे जो सुरक्षा बलों की मूवमेंट है उसमें काफी इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है दक्षिण कश्मीर में। हालांकि दक्षिण कश्मीर पे अगर नजर डाली जाए तो जिस तरह से दक्षिण कश्मीर में देखा गया कि दक्षिण कश्मीर पे अगर कुलगाम से लेकर शोपियान बॉर्डर की बात करेंगे, शोपियान से पुलवामा बॉर्डर मिलता है और पुलवामा से अगर हम त्राल या अवंतीपुरा की बात करेंगे वो सीमा भी कहीं ना कहीं पे मिलती है। तो इस प्रकार से जब सुरक्षा कर्मी जो है वो दिन रात उनका जो ऑपरेशन है वो चलता रहता है। जब उनको कहीं पर भी सूचना मिलती है कि कहीं पर उनको लगा कि मूवमेंट है, गतिविधि देखने को मिली वहां पर, तो उसके बिना पर वहां पर वो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। तो जब उनको आशंका होती है कि किसी इलाके में मिलिटेंट मौजूद है तो वहां पर उस इलाके को घेरे में लिया जाता है। उसके बाद दोनों तरफ से अगर पहले मौका भी दिया जाता है कि आप आत्मसमर्पण कर लीजिए, अगर आत्मसमर्पण नहीं होता है तो कहीं ना कहीं पे गोली चलती है। और गोली की इसी की अगर हम इस मारसर इलाके की बात करेंगे क्योंकि ये जंगल इलाका है और कहीं ना कहीं पे काफी टफ था ये ऑपरेशन, लेकिन इस ऑपरेशन को जल्दी वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने वहां पर खत्म किया है जिसमें 2 जैश मोहम्मद के मिलिटेंट हलाक हुए हैं। जी फिदा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने आत्मसमर्पण की बात की है। हर बार जब भी इस तरीके की कोई घटना हमें देखने को मिलती है, जब भी एनकाउंटर किया जाता है तो उससे पहले आतंकियों को मौका दिया जाता है कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन इस तरीके की कोई भी आज तक हमें नहीं सुनने को मिला कि किसी भी आतंकी ने जो सरेंडर है वो किया हो। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में कश्मीर की जो हमें तस्वीर है वो किस तरीके की देखने को मिलेगी? क्योंकि आपने खुद कहा कि अगर हम साउथ कश्मीर की बात करते हैं तो वहां पर एनकाउंटर्स का जो सिलसिला है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, जहां आपका प्रश्न था कि आत्मसमर्पण का कि सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा मौका दिया जाता है, लाउड स्पीकर पे उनके परिजनों को बुलाया जाता है, उनके जो रिश्तेदार हैं उनको बुलाया जाता है ताकि वो आत्मसमर्पण करे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक खाका पेश करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हथियार छोड़ दिए हैं। जब कहीं पर मुठभेड़ होती है तो वो बाहर आकर अपना हथियार डाल लेते हैं। ऐसी तस्वीरें बहुत सारी जगहों पे हमें देखने को मिलती है। लेकिन दूसरा जहां पर आपका प्रश्न था कि क्या इससे जो मूवमेंट है जो दक्षिण कश्मीर में आए रोज कहीं ना कहीं पे हम मुठभेड़ देखते हैं, चाहे वो पुलवामा जिन इलाकों की आपने बात की है, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो अपना ऑपरेशन जो है यानी कि जो उन्होंने जो दिन रात वो वहां पर कहीं ना पेट्रोलिंग जो है उसमें उन्होंने तेजी लाई है, चाहे वो उत्तर कश्मीर हो, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर हो, चाहे वो दक्षिण कश्मीर हो। तो कहीं ना कहीं पर जिस तरह से आज इन मारसर जंगलों में भी जब सुरक्षा बलों को पक्की सूचना मिलती है कि वहां पर कुछ मिलिटेंट जो है उसमें टॉप कमांडर भी शामिल है, वो वहां पर मौजूद है। उसके बाद जब वहां पर वो पहुंचे तो बिल्कुल जब सुरक्षा बलों पर उनकी नजर पड़ी तो सुरक्षा बलों पर उन्होंने फायर खोला। जवाबी कार्रवाई में 2 जैश मोहम्मद के मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए हैं। इस तरह से ऑपरेशन जो है ये समाप्त हुआ है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा, जो कि साउथ कश्मीर से हमारे साथ जुड़े थे। और अगर हम बात करते हैं पुलवामा मुठभेड़ की, तो पुलवामा मुठभेड़ में हमें देखने को मिला कि किस तरीके से 2 आतंकियों को मारा गया है, और उसके बाद आगे की क्या कुछ अपडेट आएगी उसे भी हम आपको रूबरू जरूर करवाएंगे। तो चलिए अब रुक करते हैं राजौरी की तरफ और बात करते हैं जम्मू राजौरी हाईवे की, क्योंकि जम्मू और राजौरी हाईवे की अगर हम बात करते हैं तो वहां से भी एक अपडेट सामने आ रही है कि जम्मू राजौरी हाईवे को दहलाने की कोशिश को नाकाम यहां पर सुरक्षा बलों ने किया है, और आईईडी मिलने से सनसनी फैल गई, जिससे कि एक बड़ा हादसा भी टाला गया है। और आतंकियों की तलाश में ये जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है। ताकि हम बात करें अगर जम्मू राजौरी हाईवे की, तो जम्मू राजौरी हाईवे से आईईडी मिलने से वहां पर सनसनी फैल गई है और एक बड़ा हादसा हो सकता था। अगर सही टाइम पर ये नहीं पकड़ी जाती आईईडी तो एक बड़े हादसा होने का पूरा अंदेशा यहां पर लगा हुआ था। वहीं पर अगर हम बात करें तो अब सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है ताकि आतंकियों की जो शिनाख्त है वो की जाए, आतंकियों की धरपकड़ की जाए। वहीं पर अगर बात करें हम लोग, ये पूरा का पूरा जो मामला है ये जम्मू राजौरी से, राजौरी का जो इलाका है वहां से सामने आ रहा है, जहां पर जम्मू राजौरी हाईवे से जो आईईडी है वो बरामद की गई है सुरक्षा बलों द्वारा। तो चलिए आइए पहले नजर डालते हैं कि वहां के स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है। इसी वारदात में जो है वो इजाफा हुआ है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी पिछले महीने में और इस महीने की 8 तारीख को 2 दरमदाजी की कोशिशात हुई थी, जिसके बाद ये भी इत्तलाहात मिली कि शायद कुछ जो दरमदाज हैं वो मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वो शायद इन्फिल्ट्रेट कर चुके हो सकते हैं। इस सब के बीच मिलिटेंसी में इजाफा हो तो आज इस तरह से एक आईईडी का बरामद होना अपने आप में एक तशवीशनाक बात है, तशवीशकुन बात है मिलिटेंसी के एतबार से, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि ये आईईडी जम्मू राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे से बरामद हुई है, जहां रोज़ाना हज़ारों की तादाद में गाड़ियां, फौज की कॉन्वाई ये वगैरह गुजरती हैं। तो अगर कहीं ये धमाका हो जाता मंसूबे के मुताबिक तो यकीनन ये एक बड़ा हमला होना था। इस तरह से आईईडी का मिलना, फिर उसे यहाँ डिस्ट्रॉय कर देना, एक उसका यहाँ धमाका करवा देना, तो यकीनन ये मिलिटेंट्स की तरफ से ही यहाँ रखी गई होगी। और ये साफ बताता है कि मिलिटेंट्स ने जम्मू राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे को टारगेट करने की कोशिश की है। एलओसी के नज़दीक किसी लिंक रोड को टारगेट किया गया हो या फिर किसी दूर दराज इलाके में जहाँ मिलिटेंसी फुटप्रिंट्स रहे हों, वो शायद इतना काज ऑफ कंसर्न नहीं रहता जितने राजौरी शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बथूनी में एक ग्रिफ कैंप के नज़दीक हाईवे पर आईईडी निस्ब कर देना। ये अपने आप में एक बड़ा मंसूबा हो सकता है। क्या कुछ कहना था। वहीं पर अब सर्च ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है और सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ तब्दीली वहां की जा रही है, तो चलिए रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद से जानते हैं। जमशीद, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें सर्च ऑपरेशन को, तो सर्च ऑपरेशन किस तरीके से वहां चलाया जा रहा है और सिक्योरिटी के हवाले से जम्मू राजौरी हाईवे पर किस तरीके की जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई हैं। 40 मिनट पर जम्मू पुंछ हाईवे बथूनी के नजदीक जहां ग्रिफ का हेडक्वार्टर है, उसके बिल्कुल साथ एक नीचे कलवर्ट के नीचे एक आईडी लगाई गई थी। आईडी उस वक्त सामने आई जब सेना की गश्ती पार्टी आरओपी जो रोजाना पेट्रोलिंग पे होती है, उसकी जब पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने वहां पाया कि वहां कुछ ऐसी चीज है, जिसके बाद उसकी जांच की गई और वो आईडी पाई गई। इसके चलते हुए 3 घंटे तक जम्मू पुंछ हाईवे जो है उसको बंद रखा गया और उसको आईडी को वहां से निकाल कर एक जंगल में जाके इसको डिफ्यूज किया गया। मगर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आइडिया आई कहां से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर हम ये कहें कि सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है, मगर उसके साथ एक चिंता का विषय ये जरूर है कि ये आईडी यहाँ पहुंची कैसे, किसने लगाई है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश लगातार सामने आ रही है, जिसमें 2 इनकाउंटर भी हुए। सुंदरबनी इनकाउंटर हुआ, उसके बाद निशारा में इनकाउंटर हुआ जहां मिलिटेंट को मार गिराया गया था। मगर यहाँ आईडी लगना जरूर बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या यहाँ राजौरी में दोबारा मिलिटेंटों की मौजूदगी है। अगर है तो आईडी लगाने वाले कहाँ हैं, उनकी तलाश के लिए लगातार सेना की तरफ से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस आईडी के मिलने के साथ ही इसके आगे एक जलोगड़ा गांव पड़ता है, लगभग 7 किलोमीटर बथूनी से आगे। उस गांव में सेना की तरफ से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद जहां मक्की बड़ी हो चुकी है, उस मक्की के खेतों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। नदी के किनारे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, मगर किसी संदिग्ध की मौजूदगी तो नहीं मिली। मगर ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि यहाँ आईडी कैसे लगी है। जी बिल्कुल जमशीद, यहाँ पर एक और सवाल ये बनता है कि अगर हम बात करते हैं 15 अगस्त की, तो जिस तरीके से 15 अगस्त की तारीख नजदीक आती जा रही है, उसी बीच हमें बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। चाहे हम जम्मू की बात करें तो ड्रोन की एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है, वहीं पर हाल फिलहाल एक और मामला जो है हमें राजौरी से देखने को मिला। तो यहाँ पर कितनी जरूरत है कि सिक्योरिटी को ज्यादा टाइट कर दिया जाए, क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने भी कहा कि वहां पर आईईडी पहुंची कैसे, ये एक बहुत
बड़ा सवाल है यहाँ पर। तो यहाँ पर हर एक जगह पर सिक्योरिटी में बदलाव करने की कितनी जरूरत है? जी पलवी, बिल्कुल जिस तरह हम पिछले कुछ दिनों से कह भी रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, बिल्कुल। उसके बावजूद अगर राजौरी में आईडी लगी है तो इसका मतलब ये है या राजौरी में मिलिटेंट मौजूद हैं या मिलिटेंटों के वो लोग जो इनके राब्ते में रहते हैं उनकी तरफ से आईडी लगाएगी। ये एक चिंता का विषय जरूर राजौरी के लिए बन सकता है। मगर जहां तक सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइट है, उसके बावजूद भी यहाँ आईडी लगना एक सवाल जरूर खड़े करता है। हालांकि आला अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, किसी ने हमसे बात नहीं की है, मगर उसके बावजूद ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि 15 अगस्त भी पास आ रही है और इसके चलते जम्मू पूंछ मार्ग पर अगर आईडी लगाई गई है तो इसका मतलब दो बातें निकल सकती हैं, या मिलिटेंट राजौरी में मौजूद है या मिलिटेंटों के जो OGW वो मौजूद है जिनकी तरफ से आईडी लगाई गई है। ये एक जांच का विषय जरूर है और इस पे आगे काम किया जाएगा और इसमें जांच की जाएगी कि आईडी कैसे पहुंची है। हालांकि इस आईडी से बड़ा नुकसान हो सकता था क्योंकि एक कलवट के नीचे लगाई गई थी जहां से रोजाना आर्मी और वो सिविल गाड़ियां बड़ी तादाद में गुजरती हैं और अगर इसमें धमाका होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। मगर ये हम जहां कह रहे हैं कि सेना को बड़ी कामयाबी जरूर मिली है, मगर उसके साथ चिंता का विषय भी जरूर है कि आईडी यहाँ तक पहुंची कैसे। अब इसकी जांच करनी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ अगर आईडी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जमशेद मलिक जो कि राजौरी से हमारे साथ जुड़े थे और राजौरी हाईवे से हमें एक बहुत बड़ी अपडेट जो थी वो देखने को मिली है और आज उसका आगे अपडेट क्या है वो भी हमें देखने को मिला। तो चलिए अब रुख करते हैं हम किश्तवाड़ की तरफ। किश्तवाड़ की अगर बात करते हैं तो वहां पर हम पाडर इलाके की अगर बात करें तो वहां पर कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पर किश्तवाड़ के पाडर इलाके में फंसे लोगों को नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू बनी बसोली सहित कई इलाके ऐसे हैं जो कि जहां पर लोग मचेल यात्रा के लिए गए थे, लेकिन वहां पर अब लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है क्योंकि दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण में बादल फटने के कारण पाडर में सैकड़ों लोग जो हैं वो फंस चुके हैं और हुजर गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अभी तक जो लापता शख्स थे वो नहीं मिल पाए हैं। तो ये जो पूरा मामला है हम आपको किश्तवाड़ का बता रहे हैं। हाल फिलहाल अगर बात करें तो बादल फटने की वजह से दक्षिण इलाके में बादल फटने की वजह से जो जम्मू बनी बसोली सहित जो भी इलाके हैं जो कि मचेल यात्रा के लिए जो लोग वहां पर गए थे उनको काफी ज्यादा दिक्कतें हुई और वो सैकड़ों के तादाद में जो लोग हैं वो रास्ते में फंस चुके हैं। अब उनको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है और अगर बात करें तो अभी तक कोई भी लापता शख्स नहीं मिल पाया है। जो लोग मिसिंग थे इस पूरे के पूरे मामले में, जो क्लाउड बर्स्ट का सिलसिला हुआ था, जो बादल फटने का जो घटना थी वो सामने आई थी, उस बीच जो भी लोग गायब थे या जो भी लोग लापता थे उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो सैकड़ों लोग अभी भी दक्षिण में बादल फटने की वजह से पाडर में फंस चुके हैं और उनको निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेजी से वहां चलाया जा रहा है। चाहे हम SDRF की टीम की बात करें या फिर NDRF की टीम की बात करें तो दोनों रेस्क्यू टीम्स जो है वो वहां पर, अगर दक्षिण इलाके की बात करें तो उनको वहां पर भेज दिया गया था, साथ में डॉग स्क्वाड को भी भेज दिया गया था जो कि कोशिश कर रही थी जो लापता शख्स थे उनको ढूंढने की। लेकिन वहीं पर अगर बात करें हम लोग तो बचेल यात्रा के लिए जो भी लोग गए थे, चाहे हम जम्मू की बात करें, बनी की बात करें, बसोली सहित कई इलाकों के ऐसे लोग हैं जो कि मचेल यात्रा के लिए गए थे और वो अब दक्षिण में बादल फटने की वजह से वहां पर फंस चुके हैं। अब उनको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। अजय से जानते हैं। अजय, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से वहां पर चलाया जा रहा है, क्योंकि हम दक्षिण इलाके की बात करते हैं तो दक्षिण इलाके में कनेक्टिविटी का कोई भी सोर्स नहीं है, रास्ता नहीं है वहां पर और साथ ही साथ बाकी जो कनेक्टिविटी के सोर्स है वो नहीं है और उस बीच जो लापता शख्स है उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से और कितनी तेजी से चलाया जा रहा है? देखिए, आज हम कह सकते हैं कि दक्षिण में जो फुल फ्लैज एक रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको कहीं ना कहीं तेजी लाई गई है क्योंकि जो डॉग स्क्वाड है, खासकर जो NDRF के डॉग स्क्वाड वहां भेजा गया है क्योंकि जो मलबे के नीचे शव दबे होने की आशंका जताई जा रही है तो उनके ढूंढने में कहीं ना कहीं ये डॉग स्क्वाड जो है मदद करेंगे। उसके अलावा NDRF की टीम में कुछ और उपकरण भी वहां पर लेके गए हैं तो उससे जो वहां पर ऑलरेडी पुलिस है, SDRF है, आर्मी है और दूसरे वॉलंटियर्स है उनको मदद जरूर मिलेगी क्योंकि जो 4 दिन होने को है, करीब 19 लोग लापता हैं, उनका कोई पता नहीं चल पाया है। उनका ढूंढना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है प्रशासन के लिए। हालांकि जो अब उनके जिंदा बचने की उम्मीदें बहुत कम जताई जा रही हैं क्योंकि समय बीतने के साथ साथ ही उनकी स्थिति को लेकर भी कहीं ना कहीं एक संशय बना हुआ था। लेकिन उम्मीद कहते हैं कि सभी कहीं ना कहीं मिराकल की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ ऊपर वाला कुछ करेगा, लेकिन फिलहाल जो है कोई रिकवरी नहीं हो पाई है। चौथे दिन भी वहां पर चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसम ने थोड़ा आज साथ देना शुरू कर दिया है
लेकिन फिलहाल सफलता अभी तक मिली नहीं है। जी मैं तो वहीं पर अजय अगर बात करें, जो सैकड़ों लोग यहाँ पर मचेल यात्रा के लिए गए थे और वो वहां पर फंस चुके हैं पाडर इलाके में, तो उनको किस तरीके से वहां से बचाया जाएगा, उनका रेस्क्यू किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, जो कल शाम को हमने खबर ब्रेक की थी कि मचेल में जो लोग फंसे हैं उनको निकालने के लिए पाडर प्रशासन की तरफ से एक टास्क फोर्स बनाई गई है, तो वो आज ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आई है। जो हमें खबर मचेल से मिली है, करीब 300 लोग जिनमें कुछ यात्रु और स्थानीय लोग हैं, उनको जो पुलिस है और दूसरा अमला उनकी निगरानी में वहां से निकाला गया है और आज शाम तक वो गुलाबगढ़ जो हेडक्वार्टर है पाडर सब डिवीजन का, वहां पर पहुंचाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये लोग करीब 4 दिन से वहां पर फंसे हुए थे, उनके लिए भी राहत के नसीब हुई है कि आज उनको नीचे लाया जा रहा है और खुद जो प्रशासन है उसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आई है कि जो प्रॉपर्टी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अजय शान जो कि किश्तवाड़ से जुड़े थे, और अजय ने जिस तरीके से पूरा अपडेट दिया हमें। हम रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करते हैं तो बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, और उसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो अब जो लोग पाडर में फंसे हैं उनको किस तरीके से बचाया जाएगा, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लोग वहां भी फंसे हैं। अब उनको रेस्क्यू करने का क्या कुछ ऑपरेशन होगा वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट की तरफ। सांबा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करते हैं तो कोरोना की बात करें अगर, तो कोरोना के हाल फिलहाल अगर मामलों की बात करते हैं तो 0 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों द्वारा जिस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है उससे मामले बढ़ सकते हैं। सांबा में कोरोना के ताजा मामले 0 होने पर लोग लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। 6 इंच के कपड़े की अहमियत को लगातार भूल रहे हैं लोग, और साथ ही साथ बिना मास्क के बाहर निकलने वाले को धड़ाधड़ जो है उसको चालान किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आज बात करें तो आज 105 और पिछले 3 दिनों में 290 लोगों को जुर्माने हो चुके हैं। अगर बात करते हैं कोरोना की, तो कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से थमने शुरू हो गई है उस बीच लोग हमें लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। और मास्क की अगर बात करें तो लोग मास्क पहनना भी भूल गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने अब नकेल कसना शुरू कर दी है। और अगर हम बात करते हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उन्होंने भी यहाँ पर तेजी लाती हुई शुरू कर दी। और अगर हम आज की ही बात करें, हाल फिलहाल की बात करते हैं, तो 105 ऐसे लोग हैं जिनको जुर्माना हो चुका है। और पिछले अगर 3 दिनों के आंकड़े पर नजर डालते हैं तो 290 ऐसे लोग हैं जिनको मास्क ना पहनने की वजह से जुर्माना हो चुका है। तो जिस तरीके की लापरवाही सरकार द्वारा यहाँ पर दिखाई जा रही है, और वहीं पर अगर बात करें हम लोग जो है लोग भी सतर्कता बरतते हुए नहीं नजर आ रहे, लेकिन अब नकेल कसना सरकार ने शुरू कर दिया, प्रशासन ने जो नकेल कसना है वो शुरू कर दिया है। तो चलिए आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।